Hello student, welcome back to this channel. You are watching Gyan Sagar Study Point. These are the question of psychology important for UGC NET and other competition exam. Let's start. First question is list 1 and list 2. दो लिस्टें दी गई हैं. फर्स्ट क्वेश्चन को मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. फर्स्ट पी कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेम्परेरी टू मोर परमानेंट मेमोरी एंड स्पेशियल मेमोरी. कि जो परमानेंट मेमोरीज में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ये हमारे जो ब्रेन का किस हिस्से से रिलेटेड है. तो यहाँ पर देखें, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा हिप्पोकैम्पस होगा इसका फर्स्ट का. सेकंड वर्किंग मेमोरी जो है हमारी वो फ्रंटल लोब से संबंधित होती है. फ्रंटल लोब होती है हमारा जिसको फोरहेड माथा बोलते हैं. तो हमारे माथे में फ्रंटल लोब होती है. मतलब फ्रंट साइड को ही फ्रंटल लोब बोलते हैं. तो इसको जो इसमें वर्किंग मेमोरी, परसेप्शन, थिंकिंग, ये सब हायर थिंकिंग, कोग्निटिव प्रोसेस चलते हैं. सिमेंटिक मेमोरी आती है टेम्पोरल लोब में. टेम्पोरल लोब होती है जो हमारे ब्रेन की 4 लोब्स हैं, वो हमारे कान की तरफ, दोनों कानों की तरफ होती है, उसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं. और उसके बाद आता है अल्जीमर डिजीज़. अल्जीमर डिजीज़ है ये एक न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स जो उसमें होते हैं हमारे ब्रेन के, ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उससे हमारे जो अमनेसिया, जिसको स्मृति लोप या हमारे जो भूलने की जो बीमारी है वो हो जाती है. इसको अगर हिंदी में देखना चाहो तो ये इसका हिंदी वर्जन है. यहाँ पर आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी में ही करना चाहते हो तो मतलब ये ज़्यादातर आप हिंदी मीडियम को कम प्रेफरेंस दें और इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो समझ में नहीं आते, काफ़ी टिपिकल वर्ड से लगते हैं मुझे तो आप यहाँ पर जो इसका आंसर होगा फर्स्ट होगा. तो ये इसका आप फर्स्ट आंसर पे ही जो ए आंसर है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है. सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्तियां स्मृति को सुधारने में सहायता नहीं करती. स्मृति संकेतों का उपयोग, अवरोधों को कम से कम करना, जन अधिगम एवं व्यापक रिहर्सल. अब इसका ये इंग्लिश में जो दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी डू नॉट हेल्प इम्प्रूव मेमोरी. मेमोरी को इम्प्रूव कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं करती. तो ये अगर आप जिस भी मीडियम से आप देखना चाहो, हिंदी वाले हिंदी पे पॉज करके वीडियो को रोक के देख सकते हो, और इंग्लिश वाले इंग्लिश पे रोक करके देख सकते हो. तो यहाँ पर जो आंसर है, यूज़ ऑफ निमोनिक्स जो डिवाइसेस होती हैं वो मेमोरी को बढ़ाने में मदद करती हैं. ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता. सेकंड है मिनिमाइज. अगर हम फ्रेंड्स ही मिनिमाइज कर दिए, अगर हमने स्मृति अवरोधों को कम से कम कर दिया तो भी हम अच्छी मेमोरी होगी हमारी. और तीसरा डी है इलेबोरेटरी रिहर्सल. इलेबोरेटरी रिहर्सल में क्या होता है, हम अपनी मेमोरी को बढ़ा लेते हैं. तो ये तीनों इसके आंसर नहीं हो सकते. तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, मास लर्निंग. मास लर्निंग का मतलब होता है कि सारे के सारे को एक साथ इकट्ठा याद कर लेना. तो जो भी हमारे पास मैटर है उसको एकदम से हम अगर इकट्ठा याद करेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल होगा हमें लर्न करना. उसके लिए ज़्यादा एफर्ट ट्रायल लगानी पड़ेंगी. तो इसका आंसर जो है, जो स्ट्रेटजी हमें इम्प्रूव करने में मेमोरी को जो फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो हमारी मास लर्निंग है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धि के अपने सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने मुख्य किन संपत्तियों का उपयोग किया है. अब देखो, स्टर्नबर्ग ने जो कौन कौन से अपने थ्योरी में कंपोनेंट्स की यूज़ किया गया है. तो स्टर्नबर्ग ने मेटा कंपोनेंट की बात कही है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट की बात कही है, सिलेक्टिव एनकोडिंग की बात करी है. तो इन तीनों तरह की कंपोनेंट की उन्होंने बात करी है. फैक्टर एनालिसिस की बात उन्होंने अपनी जो थ्योरी, इंटेलिजेंस की थ्योरी है, उसमें इन्होंने इसकी बात नहीं की. तो मेटा कंपोनेंट जो होते हैं हमारे, जो जिनमें हम प्लानिंग बनाते हैं किसी बड़े काम को लेके, तो वो हमारे मेटा कंपोनेंट में आ जाते हैं. परफॉर्मेंस में जब उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका आउटकम देखते हैं, वो परफॉर्मेंस में आ जाता है. और सिलेक्टिव एनकोडिंग, जो मान लो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वी हैव इन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सेलेक्ट द जो
इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रॉम दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन में से जो रिलेवेंट पार्ट हमें महसूस होता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें से जो रिलेवेंट है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसे सिलेक्टिव एनकोडिंग बोलते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस की बात नहीं कही गई है इसमें, तो जो फैक्टर एनालिसिस जहाँ नहीं है 3 नंबर देख लो, जहाँ पर नहीं है ये सी पे है, सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलायन अधिगम किसे समाविष्ट करता है। पलायन अधिगम, ये आप इसको पॉज करके रोक के देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केप लर्निंग इन्वॉल्व्स। एस्केप लर्निंग में क्या आता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग विद पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग विद पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग विद नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग विद नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो ये एस्केप लर्निंग में जो आता है हमारा डी आंसर हो जाएगा इसका, इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग विद नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो इसका आंसर डी है। द अननोन स्टिमुलस एलिसिट द डैश वाइल द अननोन स्टिमुलस एलिसिट द डैश। तो ये इसका हिंदी में देख सकते हैं, ज्ञात उद्दीपक डैश को जन्म देता है जबकि अज्ञात उद्दीपक डैश को प्रकाश में लाता है। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। जैसे कि नॉन स्टिमुलस एलिसिट द रिस्पोंडेंट बिहेवियर। तो नॉन स्टिमुलस मान लो भोजन है, उससे वो देख के सलाइवा का निकलना वो रिस्पोंडेंट बिहेवियर को शो करता है, जबकि अननोन स्टिमुलस एलिसिट द ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर में हमें जो रिइंफोर्समेंट है वो डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं है, मतलब जो भोजन के साथ हम पहले से अटैच होते हैं जैसे, परंतु उसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऐसा नहीं होता। उसमें ऑपरेट करते हैं तब हमें कुछ मिलता है, जब तक हम अपना फंक्शन कोई नहीं करेंगे, मानव लीवर को नहीं दबाएंगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जबकि भोजन को हमें पता है, उसको भोजन को देख के भी हमें सलाइवा का निकलना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो ये स्टिमुलस जो है वो रिस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर कहलाता है। तो ये इसका हिंदी वर्जन है, यहाँ से आप इसका भी डी आंसर है। यहाँ पर देख लो उत्तरदाता व्यवहार या क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इमेजिन बिकमिंग ए रिन्यूड पेंटर समडे। आई एम एंगेजिंग इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, रिप्रोस्पेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, आर्टिस्टिक थिंकिंग। तो किसी दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की मैं कल्पना करता हूँ, ऐसा निम्न में से किस तरह का चिंतन कर रहा है। तो व्यक्ति अगर चित्रकार बनने की कल्पना कर रहा है तो इमेजिनेशन में देखो, ना तो हमारा अपसारी थिंकिंग आती है, ना ये भविष्य लक्षी चिंतन आता है, ना सृजनात्मक चिंतन आता है। इसमें हमारा जो स्वलीन चिंतन जो कि ऑटिस्टिक थिंकिंग आती है। ऑटिस्टिक थिंकिंग में जो भी हमारी इमेजिनेशन है, हमारे सपने हैं, हमारे जो ऐसे हमारी कल्पनात्मक चीज़ें हैं जिन्हों हम कल्पना करते हैं, वो सारे हमारे जो है इमेजिनेशन में आ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग या स्वलीन चिंतन जो है इसका आंसर सही है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम इंफॉर्मेशन को, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, मान लो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उससे कोई प्रॉब्लम है, उसके कितने संभावित सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, तो वो सारे डाइवर्जेंट थिंकिंग में आ जाते हैं। कि एक समस्या है, उसके सॉल्यूशन हम 10-20 जितने भी निकाल सकते हैं, वो सारे डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है जो कि लास्ट के 5% लोग ही जो क्रिएटिव थिंकिंग को शो करते हैं, कि ऐसा जो किसी दूसरे के दिमाग में ना आया हो, बिल्कुल न्यू हो, न्यू आइडिया, वो न्यू कंसेप्ट, न्यू थिंग्स, वो सब क्रिएटिव थिंकिंग में आ जाते हैं, जो कि किसी दूसरे ने आज तक ना सोचे हो, ना समझे हो, ना जाने हो, ना उसका पहले किसी को ज्ञात हो, वो सब क्रिएटिव थिंकिंग में आ जाते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हंगर इज कॉज्ड बाय, भूख का क्या कारण है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फूड, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, होमोस्टैटिक डिस्टर्बेंस, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो भूख के कारण है भोजन की प्रत्याशा। भूख के कारण 3 हो सकते हैं इसमें से, फर्स्ट,
सेकंड और थर्ड। भोजन की प्रत्याशा, ऊर्जा की कमी और समस्थितिक अव्यवस्था। तो जहाँ पर देखो ये आंसर सी आ जाएगा इसका, सी आंसर इसका सही आंसर है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फूड इस, क्योंकि जब भोजन की एक्सपेक्टेशन हो तब भी हंगर का वो कारण बनता है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी खत्म होगी, वो भी भोजन की ज़रूरत रिक्वायर्ड होती है बॉडी को। और होमोस्टैटिक डिस्टर्बेंस होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर लेवल तक कोई एनर्जी है वो कम हो जाए तो फिर बॉडी का जो होमोस्टैटिक संतुलन है वो ख़राब हो जाता है। तो उस संतुलन को दोबारा से गेन करने के लिए, उस बैलेंस को बना के रखने के लिए हम दोबारा से उस एनर्जी को उस लेवल तक अचीव करते हैं। तो ये डेफिशिएंसी ऑक्सीजन का हमारे भोजन से, हमारी भूख से कोई संबंध नहीं है। तो ये हमारा इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एटीट्यूड, गोल एंड स्ट्रेटजी ऑफ फेल्योर अवॉइडिंग स्टूडेंट। तो फेल्योर अवॉइडिंग स्टूडेंट में की अभिवृत्तियाँ, लक्ष्य, युक्तियाँ क्या हैं? असफलता का अधिक भय, बहुत उच्च या बहुत निम्न लक्ष्य और आत्मघाती युक्तियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर है वो ए आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर है यहाँ पर, आप इसको ए को हायर फियर ऑफ फेल्यूर है, वेरी हायर और वेरी लो गोल है, एंड सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रेटजी हैं। तो वो व्यक्ति के जो फेल्यूर अवॉइडिंग स्टूडेंट हैं उसमें ये फीचर या उसकी वो एक करेक्टरिस्टिक्स होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस अलॉन्ग लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस स्टूडेंट्स। रेजिस्टेंस कल्चर, ट्रैकिंग, लर्न हेल्पलेसनेस, फैमिली साइज। कि जो निम्न सामाजिक SES वाले स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थियों में निम्न अकादमिक निपुणता के लिए कारण कौन सा कारण नहीं है? प्रतिरोधी संस्कृति, ट्रैकिंग, अधिगमित निरुपायत्व, परिवार का आकार। तो जो फैमिली साइज होता है उसका कोई हमारे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं है होता। ये जो इसका आंसर हो जाएगा फैमिली साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ नॉट एक्सप्लेन इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच। तो जो साइकोमेट्रिक अप्रोच के रूप में इंटेलिजेंस को स्टर्नबर्ग ने नहीं अपनाया था, तो ये इसका आंसर है। ये यहाँ से आप हिंदी में भी देख सकते हो कि इस पद्धति को, मनोमैथिक पद्धति को स्टर्नबर्ग ने, सी आंसर हो जाएगा, स्टर्नबर्ग ने नहीं यूज किया था। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।